नाज़रीन, दोबारा से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल है, जिसका नाम है हेल्थ केयर। तो आज हम बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। जैसा कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी आपने, तो बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि इसमें बहुत सारे अच्छे इलाज भी चल रहे हैं। और स्पेशली इंडो यूएस हॉस्पिटल की तरफ से भी आप डॉक्टर साहब जो है स्पेशली बुजुर्गों के जो भी है घर पर जाके इलाज करते हैं। तो ऐसा कुछ वाक़या पेश आ रहा है। तो स्पेशली फिर से कहूँ नाज़रीन, अगर जो भी आपके पास डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है आपके पास अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ टोटल डिस्टर्ब है, कुछ प्रॉब्लम आपके हो रही है, बीमारी कुछ आपसे हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हमें कॉल करिए, डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट से आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं। और डॉक्टर साहब, आपको हाल ही में भी अरबी मेंटेन नेशनल फेलोशिप अवार्ड्स पे से भी नवाजा गया है, आपको उसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी, ये तकरीबन ये 26 अगस्त को जी झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी में ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है रवि जे मताय नेशनल फेलोशिप अवार्ड। जी आमतौर पे हर साल हिंदुस्तान में जो मैनेजमेंट प्रोफेसर है जो कंट्रीब्यूट किए हैं नेशनल लेवल पे, उनको मिलता है। तो इस साल मुझे दिया गया है जी, जो तकरीबन 25 साल से जो कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट एजुकेशन से, ख़ास तौर से मैनेजमेंट में मेरा जो ताल्लुक़ था वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट से था। तो उस सिलसिले में ये दिया गया झारखंड में के जो कैपिटल है रांची यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर गवर्नर ऑफ झारखंड की तरफ से दिया गया है, वो प्रेजेंट किए हैं। ये नेशनल फेलोशिप अवार्ड है और ये मैनेजमेंट प्रोफेसर। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, जो इतने सालों से आपने काम किया है, आपको माशाल्लाह कामयाबी मिली है, बहुत खुशी की बात है। तो नाज़रीन, हम इसके बारे में डॉक्टर साहब, अभी जो सवाल अभी आया है बुज़ुर्गों के बारे में, जैसा कि आपके पास आपकी तरफ से ये भी हमेशा से कोशिश ये भी रही है कि अगर जो शख्स जो बुज़ुर्ग के बीमार है, आप लोगों के घर पे भी जाके इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, इनके बारे में कुछ इसमें जहाँ तक बुज़ुर्गों का एल्डर्स का ताल्लुक़ है जी, जिसमें हम मेडिकल साइंसेस में जीरियाटिक्स ओल्ड एज पेशेंट कहते हैं जी, इसका थोड़ा मेरा भी थोड़ा एक जज्बाती लगाव है उसकी पर्सनल लेवल पे। वो ये है कि मेरी जो वालदा का जो मामला था डायबिटीज़ से, रेनल फेल्यूर से इंतकाल हुआ था, और वालिद साहब को भी डायबिटीज़ कार्डियक वगैरह का प्रॉब्लम था। तो बदकिस्मती से दोनों का इंतकाल हुआ। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10-15 साल एज ए पेशेंट अटेंडेंट वालिद साहब वालदा के साथ, तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को जाना और ट्रीटमेंट कराना जी। मेरा अपना ताल्लुक़ भी हेल्थ केयर सेक्टर से रहा है, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर वगैरह से। मेरा अपना ख़ुद का बैकग्राउंड था, और मेरे जो हिंदुस्तान के नामवर जो इंस्टीट्यूट से मैं वाबस्ता था, जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ओवैसी हॉस्पिटल, कई मेडिकल कॉलेजेस से ताल्लुक़ रहा मेरा एकेडमिक्स में। उस बुनियाद पे मैं जो वालिद साहब वालदा का जो हेल्थ इश्यूज थे सॉल्व करता था। पर मेरा अपना सोचना ये था कि उस दौर में कि जो एक आम आदमी है जिसको जानकारी नहीं है, जिसको सहूलतें नहीं हैं, मगर माशी हालत अच्छी भी हो सकती है, मगर क्या करना चाहिए नहीं मालूम है, तो ऐसे लोग तो सफ़र होंगे। तो उसके बाद अब पिछले 1 साल से जो मेरा मामला इंडो यूएस हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर रहा है, तो चंद जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर हैदर खान, डॉक्टर अताउल्ला, डॉक्टर मोइस वगैरह, और ये डॉक्टर्स के साथ बैठकर हम सोचे कि चलो भाई कि कुछ हम जीरियाटिक्स और ओल्ड एज पे काम करें। तो ओल्ड एज पेशेंट्स के कुछ इश्यूज़ हैं जी। इशू ये है कि जब एक बुजुर्ग आदमी घर में होते हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सवाल ये पैसों का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आजकल जो तरक्की हुई है उस वजह से हर घर में तालीमी याफ्ता लोग हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने प्रोफेशन में हैं, वो फ़िक्र करते हैं, बुज़ुर्गों की फ़िक्र करते हैं, और उनका इलाज भी करना चाहते हैं, देखभाल भी करना चाहते हैं, मगर किस तरीके से करना चाहिए वो नहीं मालूम जी। और बदकिस्मती से जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, बदकिस्मती से हॉस्पिटल इंडस्ट्री वगैरह का सोचना ये है कि जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो बीमारियां ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं,
और वो उसकी कास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस वजह से भी थोड़ी बहुत कोताही भी होती है उसके अंदर, समझ जाओ। तो ये हालात की बुनियाद पे हमारा सोचना ये था कि और सोचना, और जो पेशेंट के अटेंडेंट का जो परसेप्शन है, उसकी जो सोच है, ये है कि अगर हम ये बुजुर्ग आदमी को कुछ अगर हेल्थ के कुछ इश्यूज है, कुछ बीमारी का मामला है, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां पर एडमिट कर देते हैं, आईसीयू में एडमिट कर देते हैं, हजारों का बिल हो जाता है, लाखों का बिल हो जाता है। कुछ हद तक हुआ भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही नहीं है, मगर ये 100% सही भी नहीं है और 100% झूठ भी नहीं है। कई ऐसे मामला भी हुए होंगे। उस वजह से जो बुजुर्ग लोगों के जो जिम्मेदार हैं वो हॉस्पिटल को लेकर जाकर इलाज करना में वो जरा आगे पीछे होते हैं। तो हम ये सोचे कि ये जो हालात हैं बुजुर्ग पेशेंट के और उनके अटेंडेंट के और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की, इसकी बुनियाद पे हम पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं। वो है होम केयर सर्विस फॉर ओल्ड एज पेशेंट्स। तो आमतौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होते हैं? ओल्ड एज पेशेंट्स में ये मेंटेनेंस के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। इसको हम मेडिकल साइंसेस में पैलेटिव केयर कहते हैं, पैलेटिव केयर होते हैं। और थोड़े जो पेशेंट होते हैं टर्मिनल पेशेंट कहते हैं। टर्मिनल पेशेंट का मतलब ये है कि कुछ बीमारी इस तरीके से जिसको हम 100% हम क्यूर नहीं कर सकते हैं, मगर कोशिश ये करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हम उनको कंफर्ट दे सकें, ये फायदा पहुंचा सके, समझो जिंदगी हम स्मूथ करना चाहिए, तो इसके ऊपर काम होता है। तो उस लिहाज से अब जो हम काम कर रहे हैं वो है एंडोयोस हॉस्पिटल होम केयर सर्विस फॉर ओल्ड एज पेशेंट्स। तो इस सर्विस में हम ये कहें कि 60 साल की उम्र के जितने भी पेशेंट्स हैं, अब ये फिलवक़्त हमारा जो हॉस्पिटल है मलकपेट में, उसके आसपास 5-6 किलोमीटर में हम जाते हैं। उसकी एक टीम होती है, उसकी एक एम्बुलेंस गाड़ी होती है, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक सीनियर नर्स होता है और एक टेक्नीशियन होता है। तकरीबन ये 3 आदमियों की टीम होती है, 3 से 4 आदमियों की। उसके बाद वो पूरा अपने सामान के साथ, इक्विपमेंट के साथ पेशेंट के घर को जाते हैं। घर को जाकर पहले तो हम वाइटल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे टेम्परेचर का मामला है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर चेक करते हैं, पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल क्या है, ये पूरी चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। उसके बाद आमतौर पे ये जो ओल्ड एज पेशेंट्स को बेड सोर्स कहते हैं। बेड सोर्स का मतलब ये कि आप पलंग पे हमेशा सोने की वजह से तो आपको पीठ पर जख्म आ जाते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट अगर है तो वो जो जख्म बहुत ही नुकसानदायक है, वो जख्म कम नहीं होता है। अगर बेड सोर्स है, पीठ पे अगर जख्म है तो उसकी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। अगर किसी को ग़िज़ा का प्रॉब्लम है, जो ग़िज़ा की जो ट्यूब होता है उसको राइस ट्यूब कहते हैं, वो ट्यूब है, वो ट्यूब भी हम वहीं डालते हैं। और किसी को पेशाब का मामला है, पेशाब का जो ट्यूब होता है, पाइप होता है, वो भी वहीं पर हम काम करते हैं। और कुछ सूचरिंग का अगर कुछ टाके उके देना है, कहीं जख्म है, तो वो भी हम काम करते हैं। अगर कोई ड्रेसिंग अगर करना है तो वो भी वहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो पेशेंट के अटेंडेंट में जो अप्रेंशन था, जो फिक्र थी कि भाई हम हॉस्पिटल को लेकर जाएंगे तो वहां पर पेशेंट को एडमिट कर देंगे, आईसीयू में रख देंगे, हजारों में बिल आएगा वगैरह, तो हम ये चीज़ों को क्या है मालूम अवॉइड कर रहे हैं। और जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही नॉमिनल जो फीस है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है फीस। वो फीस पर इतने इक्विपमेंट के साथ और इतने लोग घर पर जाकर करते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये खिदमत चल रही है। चलिए ठीक है। और ज़्यादा जो आधे काम हम जो हॉस्पिटल पे करते हैं, उतने काम हम वो पेशेंट के जो बुजुर्ग पेशेंट है वो घर पे हम कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से हालात अगर ठीक अगर नहीं है, अगर मान लीजिए कि इनको 6 घंटे 12 घंटे या 1 दिन हॉस्पिटल में रखना है, तो हम उसी गाड़ी में हम ही पेशेंट को ला लेते हैं। लाकर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहते हैं, 12 घंटे का ऑब्जर्वेशन या 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है, वो कर फिर हमारी गाड़ी में लिख जाकर लाते हैं। देखिए ओल्ड एज पेशेंट में पेशेंट के बेड से हॉस्पिटल को लाना, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। किस तरीके से लाना चाहिए,
आप किस तरीके से उठाना चाहिए, किस तरीके से बिठाना चाहिए, बहुत से चीज़ें होते हैं। तो क्योंकि अब हमारे लोग वहाँ पर इलाज करने जा रहे हैं, अगर समझ भी नहीं आया, अगर कुछ प्रॉब्लम है, वाइटल्स अगर सही अगर नहीं है, तो हम हमारी एम्बुलेंस में पेशेंट को लाते हैं और 12 घंटे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद, और सीनियर कंसल्टेंट्स भी होते हैं हमारे, तो वो देखते हैं, देखकर इलाज करे बाद से फिर हम लेकर जाकर उनको घर पे पहुंचा देते हैं। तो ये काम चल रहा है, इसको हम कहते हैं इंडो यूएस हॉस्पिटल होम केयर सर्विस फॉर ओल्ड एज पेशेंट्स। जैसा आपने सुना नाज़रीन कि आप कि हॉस्पिटल की तरफ से आप माशाल्लाह ये भी कारनामे अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात भी है। जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत परेशानी होती लाने में, तो आप खुद ही वहाँ पर जाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ और सिर्फ आप इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट से ही ये सभी कारनामे अंजाम दे रहे हैं। तो अभी बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में, तो हमने इसके बारे में बहुत सारी कुछ बातें की, अभी कुछ बारे में बात करिए। डॉक्टर साहब, शुगर का मामला हो गया, डायबिटीज़ का मामला हो गया, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है जो हमें गुर्दों में कंकरी जो बोलते हैं, वो भी आजकल बहुत देखा गया है तकरीबन लोगों को इसकी। डॉक्टर साहब, इसलिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक गुर्दों का जो प्रॉब्लम है उसको मेडिकल साइंसेस में कुछ आम प्रॉब्लम जो इन्फेक्शन के होते हैं उसको यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके। जो यूटीआई का मतलब ये है कि पेशाब की जो नाली होती है, तो पेशाब जाने का जो रास्ता होता है, तो उस रास्ते में कुछ रुकावट आ जाना चाहिए। तो वो रुकावट क्यों आती है? तो जो कंकर बनने का जो मामला है, फतरी का जो मामला है, वो भी, उसका भी ताल्लुक रहन सहन से है। तो आम तौर पे हम हर एपिसोड में जो बात कर रहे हैं, अगर चाहे कोई भी बीमारी की जो मामला है, उसका ताल्लुक तर्ज जिंदगी से, क्योंकि तर्ज जिंदगी में, लाइफ स्टाइल में आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस तरीके का नहीं होता था, अब इस तरीके का होता है। जो तर्ज ज़िंदगी में जो मामला है, जो फर्स्ट जो एरिया है लाइफ स्टाइल में, वो है कंजम्पशन पैटर्न, जिसको आम ज़बान में फूड हैबिट कहते हैं। आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। अब पीने का जो ताल्लुक है, उसमें जो पानी की जो मकदार है, पानी कितना पीते हैं या नहीं पीते हैं। कई ऐसे प्रोफेशन हैं जो आप क्या है, दिन में आप पानी पीते ही नहीं, आप तो नहीं पीने के प्रॉब्लम है। और पानी का जो मामला है, वो कंटेंट कैसा है, वो हाइजीन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, ये बहुत से चीज़ें हैं। और आप लोकेलिटी पे भी है जहाँ पर आप रहते हैं, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। तो ये आजकल एक नॉर्मल किस्म का इशू है, और इसको हम यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, यूरोलॉजिस्ट वो देखते हैं। तो इसका जो मामला है कि जो रुकावट है, वो रुकावट क्या है। आमतौर पे अल्ट्रासाउंड बोलकर जो टेस्ट होता है, ये एक्सरे होता है, एक्सरे के हिसाब से अल्ट्रासाउंड जो करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी करते हैं, स्कैनिंग वगैरह करते हैं, वो स्कैनिंग से पता चलता है कि जो ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, वो सही है या नहीं है, या रुकावट है। अगर स्टोन का मामला है, पत्थर का अगर मामला है, उसका साइज़ क्या है, वो साइज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। आमतौर से दवाओं से भी ट्रीटमेंट होता है, या सर्जरी से भी ट्रीटमेंट होता है, और आजकल लेज़र ट्रीटमेंट है, लेज़र के ज़रिए वो पत्थर को वो ब्लास्ट किया जाता है, वो फोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट है। तो अगर शुरुआत में अगर उसको डिटेक्ट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। चलिए, ठीक है, ये आम मसला है। ओके, जैसा कि सुना नाज़रीन आपने, अभी हम इसके बारे में जो बात कर रहे थे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में हम बात करें। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद साहब, जो इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट से आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं। हमेशा से आप सभी डॉक्टर्स की यही कोशिश रही है कि बस एक चीज़ को कैसा रोके, जो भी बीमारी है, आप लोगों का हमेशा से यही चीज़ रही है कि भाई बीमारी आने से पहले इस चीज़ को कैसा रोका जाए। तो हम इसके बारे में बात करें, बहुत सारी ऐसी बातें होती है सेहत के मुताबिक हम जो बात करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि इंसान की बेस्ट लाइफ जीने के लिए उसकी जो लाइफ स्टाइल है कैसा बदलना चाहिए, जीना कैसा चाहिए इसके लिए, सेहत अच्छी रहने के लिए? देखिए, बहुत से 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले जो एपिसोड्स रहे हैं, पिछले मेरे लेक्चर्स रहे, आमतौर पे कहता हूँ। देखिए, अच्छी सेहत का ताल्लुक़ है वो आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर है। और आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें 4 चीज़ों को क्या है, हम ध्यान देना चाहिए।
जो पहली जो चीज़ है उसको फूड हैबिट्स कहते हैं, कंजम्पशन पैटर्न। आपके खाने पीने का मामला है, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ख़ास तौर से जो अमेरिका वगैरह में जो खाने का मामला है, हिंदुस्तानी जो तरीक़ा है, हम कहते हैं कि तीन टाइम खाना खाना चाहिए। एक ब्रेकफास्ट है, एक दोपहर में है और एक रात में है। अब वर्ल्ड वाइड जो मामला है वो है 5 मील्स का है वो मामला। अब 5 टाइम खाना चाहिए, मगर 5 टाइम खाने का मतलब ये नहीं है कि हम जिस तरीके से खा रहे हैं उस तरीके से 5 टाइम खाना है। देखिए क्वांटिटी बिल्कुल कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना चाहिए, वो है। और चाहे आप 3 टाइम खाओ या 5 टाइम खाओ, तो उसका जो खाने की जो मकदार है वो हम आमतौर पे कहते हैं कि आप ये जो ब्रेकफास्ट है उसकी क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हैं, आपको छूट है आमतौर पे जी। ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि आप जितना चाहे उतना ले रहे हैं। वो नहीं है कि आपको ज्यादा लेने का शौक है फूड का, तो वो सिर्फ ब्रेकफास्ट में कुछ मकदार आप बढ़ा ले सकते हैं। और दोपहर में मकदार कम होना चाहिए और रात में मकदार बिल्कुल कम होना चाहिए, वो एक है। और रात में खास तौर से खाने का जो मामला है वो मगरिब के बाद खाना चाहिए। आप मगरिब के बाद खाना खा लेना चाहिए। तो इसका मतलब है वो 7 और 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप सोने का जो मामला है उसके बाद कम से कम 2 घंटे टाइम होना चाहिए। तो मान लीजिए आप 7 और 8 के बीच में अगर खाना खा लिए तो 9 और 10 के बीच में आप सो जा सकते हैं, समझो। तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी 2 इम्पॉर्टेंट है, वो एक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मामला है लाइफ स्टाइल में, वो है स्लीपिंग हैबिट्स है, सोने का मामला है। सो नींद बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग प्रोफेशनल्स हैं जो कम उम्र में कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उसमें एक रीज़न नींद भी है। नींद भी है। अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि जो रात दी गई है वो सोने के लिए और जो दिन दिया गया है वो काम करने के लिए। मगर बदकिस्मती से हम इंसान उसको जो नेचुरल जो सिस्टम होता है वो सिस्टम को हम बिगाड़ते हैं। तो अक्सर रात में या तो लेट सोना है या नहीं सोना है और दिन में सोना है। तो ये जो साइकिलिक चेंज है, जो सिस्टम है, जब कोई भी सिस्टम को अगर आप चेंज करेंगे तो उसके नुकसानात आएंगे। तो नुकसानात अगर आप आमतौर पे मैं अपने लेक्चर में कहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल सर्च पे अगर आप टाइप करेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर जी, तो नए सोने के क्या नुकसानात है और क्या बीमारियां हैं, तो उसमें पता चलेगा कि कई ऐसे बीमारियां हैं जिसकी वजह से क्या है मालूम, आदमी की जान भी जा सकती है स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से। उसमें से एक बीमारी है स्लीप एपने। स्लीप एपने का मामला ये है कि आप समझते हैं कि आप सो गए हैं, आपकी आंख बंद होती है, फिजिकली आप सो जाते हैं, मगर क्या है आपकी सोने के दौरान कई मरतबा आपकी नींद उशार हो जाती है, नींद में खलल होता है। दोस्तों मैं आपको रुकना चाहूँगा, एक कॉलर से हम बात करेंगे। हेलो हेलो सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर से वो राय लेने का था साहब, थोड़ा सीने में दर्द हो रहा और ये रात में सोने के बाद सुबह में उठे तो तलवों में दर्द हो रहा था पीछे से। ओके, आपकी एज बताएं, आपकी उम्र बताएं और आपका वेट। मेरी उम्र है 40। ओके, आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में होता है? तो कंट्रोल में रहता है। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। अब देखिए थोड़ा कभी भी सेहत का जो मामला है जी, देखिए सेहत बीमार होना नहीं होना, इसका जो ताल्लुक है वो इम्यून सिस्टम है, अंग्रेजी में कहते हैं इम्यून सिस्टम जी। आप में बीमारियों से लड़ने का आप में कितनी ताकत है, उसको हम मेडिकल साइंसेस में इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो आदमी का देखिए थोड़े चीज़ें ऐसे होंगे, मैं बीमार हो सकता हूँ क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जी। आप बीमार नहीं हो सकते, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो ऐसा है। तो ये इम्यून सिस्टम में होता ही है कि कभी कभी आपको सिर में दर्द, चक्कर आना, हाथ पैर दर्द देना, ऐसा हो सकता है, हर किसी को होता है, मुझे भी होता है जी। मगर अब देखिए जहाँ तक इलाज और सेहत का ताल्लुक है, आमतौर पे मैं कहता हूँ कि जो पेशेंट होता है, जो आदमी आम आदमी होता है, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ जी। एक क्या है कि
कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी वो पैनिक में आ जाता है कि अरे नहीं भाई, मुझे कुछ हुआ है, मैं बीमार हूं, मुझे इलाज कराना है वगैरह वगैरह। और दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो क्या वाकई में बीमार होते हैं, पर उनका कहना ये होता है कि मैं ठीक हूं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ दो चीजें भी गलत हैं। तो आमतौर पे ये हाथ पैर का खींचना जी, सिर में दर्द देना, चक्कर आना जी, वक्तिया भी हो सकता है। चलिए ठीक है, वक्तिया भी हो सकता है। तो मगर अब आजकल हालात ऐसे हैं कि सिर में दर्द अगर दिया तो कुछ ना कुछ दवा खाना जरूरी है। तो आमतौर पे हम एक प्रोफेसर से, अक्सर एक सीनियर प्रोफेसर से, हम एक लेक्चर में मैं था और वो प्रोफेसर भी थे। तो एक आम आदमी का सवाल था, भाई मुझे सर्दी कम नहीं हो रही है, जिसको आमतौर पर उर्दू जबान में कहते हैं जुखाम जी, जुखाम मुझे कम नहीं हो रहा, उसका कोई अच्छा इलाज बताइए। तो जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप दवा अगर लेंगे तो 7 दिन में जुखाम कम हो जाएगा, अगर दवा नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में कम हो जाएगा आपको। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत से बीमारियां ऐसे होते हैं, अगर आप दवा नहीं भी अगर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, समझा। जहां तक देखिए उम्र और वेट वगैरह का जो पूछना रहता है, अगर आपकी उम्र 40-50 के ऊपर है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वैसी सूरत में क्या है मालूम, हम ये जो दर्द वगैरह मुसलसल अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर को बताना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ये चीजें बराबर है, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आपकी उम्र ठीक है और आपको दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वक्तिया कुछ हो सकता है, समझ जाओ। चलिए एक और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप हो गया है। तो जैसा कि आपने सुना, और डॉक्टर साहब से आप मुलाकात भी कर सकते हैं। जी हाँ, इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट आपका एड्रेस है, और जो टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर इस वक्त दिख रहे हैं, आप डॉक्टर साहब से वो नंबर लेके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। एक कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ प्लीज़ कम रखें। जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करें। बात कीजिए दोस्त, बात करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा नाम विशाल है जी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रात को तो कम सो रहे हैं, अभी सो भी नहीं रहे हैं जी हाँ, तो मुझे क्या कुछ रात के 2 बजे के बाद नींद आ रही है जी, और मेरी 8:51 है। चलिए ठीक है। शुगर अफेक्ट भी है और बीपी तो रहता है मुझे जी। कितने बजे उठ रहे हैं सुबह में आप? आप सुबह कब उठ रहे हैं? आप क्या वक्त पे उठ रहे हैं आप? ज्यादा नींद रहती है मेरी। कितने बजे उठ रहे हैं आप? 9 बजे तक बहुत गहरी नींद रहती है। जी, चलिए ठीक है। वेल, ये कब से हो रहा है आपको? कब से हो रहा है ये? मेरे को जो है ना कम से कम 1 साल से हो रहा है। अच्छा, चलिए अब ठीक मैं है। जरा जो बोल रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनिए। आप भी सुनिए, दूसरे लोग भी सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो मौसूफ ने कहा कि मैं रात में 1 बजे सो रहा हूँ 2 बजे और सुबह में मुझे अच्छी नींद आ रही है और 9 बजे तक उठ रहा हूँ मैं जी। जहां तक सोने के घंटों का जो ताल्लुक है, कुछ मामला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। 1 बजे जब सो रहे हैं, 9 बजे अगर उठ रहे हैं तो आपको 8 घंटे नींद मिल रही है, वो अच्छी बात है वो। और अब सवाल ये है कि क्या है, 1 बजे रात में सोना और 9 बजे उठना जी, ये अब दुनियाई एतबार से, दीनी एतबार से और प्रोफेशनली हम जो काम करना चाहते हैं उसके एतबार से ये टाइमिंग का जो साइकिल है वो ठीक नहीं है। ओके। और हैदराबाद में हर खास तौर से मैं ओल्ड सिटी में देखता हूँ, हर दूसरा आदमी जो यही कहता है कि देखो भाई कि रात में 1-2 बजे 3 बजे तक नींद नहीं आती मुझे। किसी का कहना ये है कि फजर तक मुझे नींद नहीं आती है, फजर की नमाज पढ़ के मैं सो जाता हूं तो फिर मैं जोहर में उठता हूं। तो मैं समझता हूं, देखिए आपके जो सोने के घंटे का जो मामला है, 7 घंटे जो मिलना चाहिए, 8 घंटे मिलना चाहिए, वो मिल जा रहे हैं। मगर क्या है, अगर आप इस तरीके से रातों में अगर जगेंगे जी और दिन में सोएंगे तो इसका थोड़ा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट रहता है, साइकोलॉजिकली नफ्सियाती दबाव आपके ऊपर रहेगा। वो उसकी वजह यह है कि हर आदमी सुबह उठकर अपने अपने काम पे जाएगा और हर आदमी, नॉर्मल आदमी, वो टाइम पे सो जा रहा है रात में। मगर आप क्या है, टाइम पे नहीं सो रहे हैं।
आप रात तमाम जग रहे हैं जी। जब आपको काम करने का, जब आप सो रहे हैं, तो इसके तरफ से क्या है मालूम, थोड़े हमारे मिजाज में और हमारी सोच में वगैरह कुछ फर्क आ जाता है और आगे जाके इस तरीके के हालात रहे तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो इसका एक तरीका क्या है कि हर एक आदमी ये पूछता है कि हल क्या है। हल बिल्कुल सिंपल है जी। सिंपल ये है कि अब इनका आप जो कहें ना, अब ये जो मौसू फोन किए, मैं इनके बारे में कहूँगा। देखिए, आप 1 बजे रात में सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, ठीक है। एक 8 दिन का कोर्स है, अगर ये कंप्लीट अगर करें हैं तो इंशाल्लाह क्या है मालूम, 1 हफ्ते के बाद नींद ठीक हो जाएंगी इनकी समय जी। तो तरीका क्या है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। आपको साइकिल को चेंज करने के वास्ते तकरीबन अपने आप को 1 हफ्ता स्ट्रगल करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। अगर 1 हफ्ता अगर ये चीज पे मेहनत अगर करे, स्ट्रगल अगर करे, तो इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग पूरी सेट हो जाती है। उसका तरीका ये है कि मान लीजिए आज आप सोने जा रहे हैं, आप कोशिश कर लीजिए, अगर मैं बोल दिया मैं आपको नहीं आप 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, तो आपको नींद नहीं आएगी। 10 बजे भी नहीं आएगी, 11 बजे भी नहीं आएंगे। तो अब आपका तरीका ये है कि आप आपके टाइम पे सो जाइए, ठीक है। आज 1 बजे नींद आ रही, 1 बजे सो जाइए, मगर कंडीशन ये है कि क्या है मालूम, आप सुबह में 5 बजे उठ जाना चाहिए। या तो आप अलार्म मिलाइए या घर के कोई आदमी को बोल दीजिए कि मुझे 5 बजे उठाइए। तो पहले दिन क्या होगा, 1 बजे सो जाएंगे और क्या है मालूम 5 बजे उठेंगे, 4 घंटे नींद मिलेंगी, ठीक है। मगर कंडीशन ये है 5 बजे के बाद आप नहीं सोना चाहिए, ओके। और कोशिश करना चाहिए, और दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। तो इसी तरीके से आप दिन गुजार दीजिए। दूसरे दिन जो आपको 1 बजे नींद आई थी ना पहले दिन, तो आपको नींद आएगी रात में 12 बजे आ जाएगी जी, 12 बजे आ जाएंगी, तो फिर आप 5 बजे उठ जाइए। बहुत सही। तो तीसरे दिन क्या है मालूम, फिर 1 घंटा कम कर दीजिए आप, 12 बजे के जगह क्या है मालूम 11 बजे नींद आ जाएगी। ऐसा होते होते अगर आप उठने के टाइम को अगर कंट्रोल अगर 1 हफ्ते के वास्ते अगर करेंगे, तो जो आपका साइकिल है पूरे 8 दिन के अंदर साइकिल चेंज हो जाएगा। 2 ही कंडीशन है, सुबह 5 बजे उठना चाहिए फजर से पहले, और आप क्या है मालूम फजर के बाद, और दिन में आप नहीं सोना चाहिए। कोशिश करना चाहिए नहीं 100% नहीं सोने की, तो आपका जो साइकिल है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको नींद ईशा के बाद आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, कॉल किया है आपने, बहुत शुक्रिया। जैसे मेरा मजीद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जनाब डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, इंडो यू हॉस्पिटल मलकपेट से आप इस पर आएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा शो बेहद पसंद होगा। मैं आसिम आबिदी अपनी पूरी टीम के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे।